तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1853 सॉरी 1815। 1815 के बाद में जो कंजर्वेटिज्म आया था वो क्या था उसके बारे में समझते हैं। चलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि कंजर्वेटिज्म क्या था। आइए देख लेते हैं कंजर्वेटिज्म क्या है। तो एक पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है, एक पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है जिसमें मोनार्की को, रिलीजन को और सोशल स्ट्रक्चर को, मोनार्की, रिलीजन और सोशल स्ट्रक्चर यानी कि राजा, धर्म और एक सामाजिक जो व्यवस्था बनी हुई है ना, इसे बनाए रखना, बरकरार रखना। एक मोनार्क, एक राजा हमेशा क्या चाहेगा कि उसका राज चलता रहे, और राज चलते रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि पब्लिक जो है उसके अकॉर्डिंगली, उसके दबाव में हमेशा बनी रहे। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पब्लिक कभी रिवोल्ट कर दे या उसका अपोज करे, है ना। तो रेवोल्यूशन को रोकना चाहेंगे ये लोग, यही है। आइए समझते हैं कंजर्वेटिज्म। अ पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, अ पॉलिटिकल जस्ट अ मिनट, हाँ, अ पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, ये एक पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है इन विच ट्रेडिशनल मोनार्की, जिसमें जो ट्रेडिशन शुरू से चले आ रहे हैं मोनार्की के, रिलीजन के और सोशल स्ट्रक्चर के, है ना, इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है कि भाई हाँ, इन्हें हमेशा संभाल के रखो, ठीक बात है। एंड चेंज और रेवोल्यूशन इज अपोज्ड, और जो चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं उनको, और जो रेवोल्यूशन होते हैं उनको, इन्हें अपोज किया जाता है। अब समझिए किस तरीके से। अब इस कैटेगरी में आएंगे कौन कौन। देखो, राजा तो आएगा ही, ठीक है, राजा आ जाएगा सर, उसके बाद में क्लर्जी आ जाएगा, ठीक है, नोबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, है ना, ऑल ओवर यूरोप की अगर बात करें तो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये हमेशा चाहेंगे कि जो सिस्टम हमेशा से चलते आ रहे हैं वही चलते रहें। राजा अपना राज हमेशा चाहेगा, वो क्यों चाहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए या कोई और तरीके की मोनार्की आए या डेमोक्रेसी आ जाए, है ना, वो तो हमेशा अपनी मोनार्की बरकरार रखना चाहेगा। इसलिए वो भी कभी इस तरीके का स्टेप नहीं चाहेगा कि बदलाव हो। तो बदलाव चाहेंगे कौन? थर्ड एस्टेट के लोग जो होंगे वही चाहेंगे, यानी कि पीजेंट्स जो होंगे सिर्फ वही डिमांड करेंगे इसकी। तो कंजर्वेटिव्स में आप समझ गए। अब क्या था, एक छोटी सी चीज़ समझना। यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरोप का मैप आपको दिख रहा है। इस यूरोप के मैप में यहाँ पर जो कंट्री है वो है फ्रांस। चलिए, यहाँ हो गया फ्रांस। अब इस फ्रांस में, फ्रांस को छोड़कर आपको बाकी जितने भी ब्लू कलर की कंट्रीज दिख रही है, 1914 का मैप है यूरोप का। फ्रांस को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज में मोनार्की है। लेकिन फ्रांस में क्या है, फ्रांस में अभी नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर बन के बैठा है, और जो कि एक डिक्टेटर है ना। अब ये क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ बाहर के देशों में हमला कर रहा है, जिन जिन बाहर के देशों में हमला कर रहा है, वहाँ पर मोनार्की को हटा के और अपना सिविल कोड, जो बुक इसने लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो इसने लिखा था, वो इम्पोज कर रहा है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में पीजेंट्स को बहुत सहूलियत भी मिल रही है, ठीक बात है। अब एक बात बताओ, क्या यूरोप के मोनार्क्स जो है वो कभी चाहेंगे कि उनकी मोनार्की हट जाए? और नेपोलियन बोनापार्ट तो पूरे यूरोप को जीतना ही चाह रहा है ना, उसका लॉन्ग टर्म गोल ही यही था कि यूरोप को जीत ले। तो वो सभी मोनार्क्स को हटाते जा रहा है। तो एक बात बताओ, क्या मोनार्क्स उसके अगेंस्ट में नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। और यही होता है 1815 का ईयर आ जाता है, ठीक है। 1815 वो ईयर था दोस्तों जिसमें बैटल ऑफ वाटरलू होता है। वाटरलू नाम की एक जगह है, वाटरलू नाम की एक जगह है यूरोप में। 1815 का टाइम था। नेपोलियन बोनापार्ट को सारे के सारे मोनार्क्स जो थे एक दिन मिलकर कॉल कर देते हैं कि भाई आजा, मिल लेते हैं, फेस टू फेस बैठ के बात कर लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जाबाज आदमी था सर। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी हैंड टू हैंड नेपोलियन बोनापार्ट पहुंचता है वाटरलू के मैदान में, और यहाँ आप देखेंगे ये नेपोलियन बोनापार्ट डिस्कस कर रहा है कि ठीक है, हमें वॉर कर देना चाहिए। और यहाँ पर ये जितने भी कंजर्वेटिव मोनार्क्स जो हैं, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी आपके बुक में बहुत बार कंजर्वेटिव मोनार्क्स आएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस आएगा। आप सीधे सब समझ जाइए कि ये वो लोग हैं जो कि बदलाव नहीं चाहते, जो रेवोल्यूशन नहीं चाहते, जो हमेशा मोनार्की को बरकरार रखना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बैटल ऑफ वाटरलू होगा 1815 में। क्या लगता है कौन जीतेगा? सीधी सी बात है, मोनार्क्स बहुत ज़्यादा है। मोनार्क्स जीत कर नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है सर। अब क्या होता है, कंजर्वेटिव लोग जो थे, है ना, इन्होंने जब नेपोलियन बोनापार्ट को काम करते हुए देखा तो कुछ चीज़ें इनको अच्छी लगी कि ये आर्मी को बहुत अच्छे से मॉडर्नाइज कर रहा है यार, लोगों को बिजनेस करने दे रहा है, इससे इकोनॉमी भी अच्छी हो रही है और अच्छा खासा पावरफुल हो रहा है। मोनार्क्स ने सोचा कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी अच्छी खासी पावर मिल सकती है इससे, ठीक है। कंजर्वेटिव फेवर्ड, अब कंजर्वेटिव लोग जितने भी थे, राजा, नोबिलिटी, क्लर्जी, ये सारे लोग, है ना। तो कंजर्वेटिव फेवर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मोनार्की, चर्च और एरिस्टोक्रेसी, कि अमीर लोगों को अमीर बरकरार रखो, चर्च को चर्च बना के रखो, भाई धर्म के मामले में कोई छेड़छाड़ नहीं, मोनार्की जो है हमेशा रहनी चाहिए, ये इस तरीके की थॉट रखते थे। दे बिलीव्ड, मोनार्की बिलीव्ड, सॉरी कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन मॉडर्नाइजेशन। वो कुछ मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहे थे। किन चीज़ों में? वो चाहते थे कि मॉडर्न आर्मी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी और इकोनॉमिक सिस्टम वुड स्ट्रेंथन मोनार्की।
कि अगर हम मॉडर्न आर्मी ले आएंगे, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा ठीक कर देंगे और इकोनॉमी को थोड़ा ठीक कर देंगे तो इससे हमारी मोनार्की जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और बात भी ठीक थी सर। नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में। और जब भी कोई राजा, जब भी दो देश आपस में लड़ते हैं, जब भी दो राजा आपस में लड़ते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। जो हारता है उसे कुछ शर्तें मंजूर करनी पड़ती है और इसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रीटी। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट हारा। नेपोलियन बोनापार्ट को वियना में लाया गया। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कहाँ है चलिए बता देते हैं। यहाँ कहाँ बताऊँ, हाँ ये जहाँ अभी आप मेरा कर्सर घूमते हुए देख रहे हैं, ये हाईलाइट जहाँ जिस एरिया में हो रहा है यहाँ कहीं है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया में वियना नाम की जगह है, वहाँ पर इसे लाया जाता है और वियना में एक मीटिंग की जाती है, ठीक है। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग। तो कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी 1815 में और यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना किसके बीच में हुआ? यूरोपियन मोनार्क्स और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में। अब एक बात बताइए, जितने भी मोनार्क है ना जो कि अपनी टेरिटरी हार चुके थे, वो सारी की सारी टेरिटरी वापस लेंगे नेपोलियन बोनापार्ट से, है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट को बिठा दिया गया एक चेयर पे और शर्तें मंजूर करवाई गई उससे, ठीक है। तो फर्स्ट शर्त क्या थी सर? रिस्टोर्ड बर्बर डायनेस्टी टू पावर इन फ्रांस। पावर में लाया गया फ्रांस में, पावर में लाया गया बर्बन डायनेस्टी को। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिस्टोर्ड बर्बन डायनेस्टी टू पावर इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी जिसे 1789 में लुई 16 जिसे हटा दिया गया था, उनकी डायनेस्टी को हटा दिया गया था, उन्हें वापस से रिस्टोर कर दिया गया पावर में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नेपोलियन बोनापार्ट को हटा के और यहाँ जो अब 1815 में जितने भी डेलीगेट्स लगाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, इन सब का एम एक ही था, ऑल ओवर यूरोप में मोनार्की स्टेब्लिश करना और मोनार्की को ही स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो फ्रांस में भी बर्बन डायनेस्टी लाई गई सर, ठीक बात है। फ्रांस में जब बर्बन डायनेस्टी लाई गई तो आपकी बुक में नहीं लिखा है, एक इतना क्लियरली नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ आपको। लुई 16 को हटाया गया था, 17 वाले की बेचारी किस्मत खराब थी, वो ठीक से राज नहीं कर पाया। लुई 18 जो था, है ना, वो फिर से आता है और बर्बन डायनेस्टी पर फ्रांस पर राज करता है, ठीक बात है। तो रिस्टोर कर दिया बर्बन डायनेस्टी को। फिर सेकंड, फ्रांस बॉर्डर रिड्रॉन टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपांशन। फ्रांस की जो बॉर्डर थी वो फिर से बनाई गई और उन्हें मना कर दिया गया कि तुम्हें राज दे रहे हैं इतने सालों के बाद में, तुम्हें फर्दर एक्सपांशन नहीं करना है अपनी टेरिटरीज का, तुम्हें जितनी जगह में अब बिठा दिया हमने, बैठे रहना, तुम्हारा राज तो वैसे भी गया हुआ था, जो मिला बोनस है, ठीक बात है सर। थर्ड जो डेलीगेट था इस ट्रीटी का वो है क्रिएटेड बफर स्टेट लाइक नीदरलैंड्स एंड जेनोआ एडेड टू पीडमोंट। अब समझना बफर स्टेट्स क्या होता है। कुछ बफर स्टेट्स बनाए गए। क्या होता है ना, दो शक्तिशाली स्टेट होता है, एक ये पावरफुल स्टेट है, एक ये पावरफुल स्टेट है, इनके बीच में बेचारा कोई कमजोर स्टेट है, ठीक है ना, तो उसे एज अ बफर स्टेट ट्रीट किया जाता है कि इसे बीच में रख दो ताकि ये दो लोग आपस में लड़े नहीं। सपोज कि ये टेरिटरी थी, इन दो लोगों को लड़ने से रोकने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बना दिया गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये एक एरिया आ गया। अब क्या होगा ना, डायरेक्ट इनकी लड़ाई जो है वो इतने ढंग से हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये लड़ाइयों को रोकने के लिए बफर स्टेट्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो बफर स्टेट बनाए गए जैसे नीदरलैंड को, ठीक है। अब बात करेंगे प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया रिसीव टेरिटोरियल गेन्स। और नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया इनकी टेरिटरीज को गेन कर लिया था, इन्हें वापस इनकी टेरिटरीज जो थी वो लौटा दी गई। कहीं मैप हो तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया है कहाँ। यहाँ तो है ये प्रशिया, ठीक है। इस प्रशिया की टेरिटरीज यहाँ तक थी, इनको गेन कर लिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑस्ट्रिया है यहाँ पर, ये इस जगह पर, ठीक है। ऑस्ट्रिया को भी अपनी टेरिटरी दे दी गई और रशियन एम्पायर तब यहाँ तक था, ठीक है। इस एरिया को भी जीत लिया था, तो इन्हें वापस अपनी टेरिटरीज जो थी वो दे दी गई थी, ठीक है। प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया रिसीव्ड देयर टेरिटोरियल गेन्स, ठीक बात है। अब रिजल्ट क्या रहा सर? रिजल्ट क्रिएशन ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर। अब इसका रिजल्ट ये निकला सर कि क्रिएशन ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर। अब ऑल ओवर यूरोप में कंजर्वेटिव्म आ गया, सारे के सारे लोग जो थे वो कंजर्वेटिव थे, ठीक है। रिप्रेसिव पॉलिसीज आने लग गई कि आज के बाद में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो क्या करे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोले या मोनार्की के अगेंस्ट में बोले। रेवोल्यूशन जो थे उनको बैन कर दिया गया था, जितने भी सीक्रेट लोग थे, ठीक है ना, इन लोगों को बोल दिया गया था कि आज के बाद में कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। प्रेस की फ्रीडम तक ले ली गई थी, सेंसरशिप इंपोज कर दी गई। तो सेंसरशिप ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज जो थी इनको भी स्टॉप कर दिया गया सर, ठीक है, कि जो लिबर्टी चाहते हैं आज के बाद में लिबर्टी की डिमांड नहीं करे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें जो थी ये हो गई थी।
अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है 2.4 द रेवोल्यूशनरीज। अब कंजर्वेटिव मोनार्क्स जो थे वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था लोगों को इन्होंने, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज अभी भी लोगों के दिमाग में थी और लोग चाह रहे थे कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए हमें रिवोल्ट तो करना ही है। और इसके लिए अब क्योंकि मोनार्क के अगेंस्ट में, राजाओं के अगेंस्ट में खुलेआम तो कर नहीं सकते थे ये प्रदर्शन, तो इन्हें क्या करना था, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ अरेंज करी। सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब होता है कुछ ऐसी सोसाइटीज़ जो कि कुछ ऐसा करे कि राजा लोगों को मालूम नहीं पड़े और अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड में ही अपना काम करते रहे। तो ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ, अच्छा इसमें एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम था जूसेपी मजीनी, है ना, इटली के ये थे, बात करते हैं इनके बारे में। तो द रेवोल्यूशनरीज में पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉ मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, नेशनलिस्ट का मतलब होता है देशभक्त और लिबरल का मतलब होता है आज़ादी चाहने वाले, तो लिबरल नेशनलिस्ट आज़ादी चाहने वाले जितने भी देशभक्त थे ये सारे के सारे अंडरग्राउंड चले गए, मोनार्क से डर रहे थे बेचारे। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रेंग अप टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। सीक्रेट सोसाइटीज जो थी सर वो आगे आई अब, ठीक है ना, और उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो विचारधाराएं थी कि आज नहीं तो कल रिवोल्ट तो करना ही है, ये आइडिया स्प्रेड करने लगे। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, एट दैट टाइम मींट अपोज द मोनार्की, है ना, उस टाइम पीरियड में रेवोल्यूशन करना सीधी साधा मतलब था कि आप मोनार्की को अपोज कर रहे हो, तो ये लोग बच के चल रहे थे। तभी एक कैरेक्टर आता है हमारे सामने जूसेपी मजीनी करके। जूसेपी मजीनी कौन थे सर? इटली के थे, 1805 में इनका जन्म हुआ था। जब ये लगभग 24 साल के थे तो 1831 में एक रिवोल्ट हुआ था जिसे लिगुरिया में, है ना, इन्होंने वहाँ पर 24 साल की उम्र में पार्टिसिपेट किया सर। बहुत जाबाज आदमी थे। लिगुरिया में इन्होंने रिवोल्ट किया एक मोनार्क के अगेंस्ट में, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया और उसमें वो फेल हो गए थे और इन्हें वहाँ से देश निकाला दे दिया गया। और जूसेपी मजीनी जितना ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी आदमी, अगर उन्हें देश निकाला दिया जाएगा तो वो जाएंगे कहाँ सर? फ्रांस में जाएंगे, क्योंकि फ्रांस में हर एक आदमी क्रांतिकारी भरा पड़ा है ना। तो ये फ्रांस चले गए और वहीं पर इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। एक तो बनाई थी यंग इटली और दूसरी बनाई थी यंग यूरोप, है ना। देखो, छोटा आदमी छोटा सोचता है, बड़ा आदमी बड़ा सोचता है। यंग इटली इन्होंने बनाई क्योंकि इनकी कंट्री थी, इन्होंने यंग यूरोप बनाया, इन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री नहीं ऑल ओवर कॉन्टिनेंट के बारे में सोचा, है ना। तो आइए बात करते हैं जूसेपी मजीनी की। ही वॉज फ्रॉम इटली, बोर्न इन जेनोवा 1805, बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी। कार्बोनेरी करके एक सीक्रेट सोसाइटी थी, वो इन्होंने ज्वाइन करी थी। इन 1831 एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट टू एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला। देश निकाला में भेज दिया गया, देश निकाले एग्जाइल में भेज दिया गया फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, क्योंकि लिगुरिया में इन्होंने एक रिवोल्ट किया था सर। ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ इन्होंने फाउंड करी थी। फर्स्ट थी यंग इटली मर्साइल में, मर्साइलिस और बर्न, ये 2 जगह है जो कि फ्रांस में है ना। तो यंग इटली मर्साइलिस में और उसके बाद में यंग यूरोप करके एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, वो थी बर्न में, है ना। हुज मेंबर वर फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। तो ठीक बात है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा था इनका। इटली वॉज, अब उस टाइम पीरियड में, अब जूसेपी मजीनी को क्या जरूरत थी ये सब करने की? एक्चुअली रीजन क्या था सर? इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली 7 भागों में बटा हुआ था, है ना। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट और मजीनी चाहते थे पूरे इटली को यूनाइट करना, कि हमारे इटली के ऊपर जो अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर रूल कर रखा है इन सबको हम हटाएंगे और हम हमारे लोगों को, हमारा जो राजा है, ठीक है ना, उनका राजा यहाँ पीडमोंट में बैठा हुआ था, विक्टर एमेनुअल उसका नाम था, आगे पढ़ेंगे, है ना, उसे पूरा का पूरा इटली वापस दिलवाना है और यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जो कि डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो मजीनी वांटेड टू यूनाइट इटली, इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। वो चाहते थे कि इटली को बनाया जाए एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक में विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, ठीक है, कि एक ही राष्ट्र बनाया जाए, इन सभी जितने भी छोटे मोटे स्टेट्स हैं एक राष्ट्र बनाया जाए जिनका राजा एक हो। कौन चाहता था ऐसा? रेवोल्यूशनरी। तो अभी तक हमने ये चीज़ें देखी है कि जूसेपी मजीनी या इतने सारे लोग जो भी रिवोल्ट कर रहे हैं, चीज़ें हो रही है फ्रांस में, उथल पुथल हो रही है, किसके पीछे हो रही है? हो तो कहीं ना कहीं मोनार्की को हटाने के लिए ही हो रही है। और कर कौन रहा है? करने वाले कोई नहीं, पीजेंट्स हैं या फिर लिबरल मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्हें हम न्यू मिडिल क्लास भी कहते हैं। ये लिबर्टी चाहते हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि मोनार्क्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब मोनार्क्स 1815 के बाद में और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें थी। आइए देखते हैं मजीनी की 1-2 लाइन और। फॉलोइंग हिज मॉडल, अब मजीनी ने जिस तरीके के काम किए थे उनके मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। अलग अलग देशों में सीक्रेट सोसाइटीज इनके देखे देख बनने लगी। मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन, रिलेंटलेस अपोजिशन का मतलब होता है भयंकर कट्टर तरीके से किसी को अपोज करना, किसी के अगेंस्ट में होना। मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, जिस भयंकर तरीके से वो मोनार्क्स के अगेंस्ट में थे, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स। इनके जो विजन थे जोसेफी मजीनी के, इन्होंने सभी यूरोप के जितने मोनार्क्स थे उन सबको डरा दिया था सर, सारे के सारे डर में थे। ऑस्ट्रियन चांसलर थे एक, जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। इन्होंने एक सेंटेंस कहा था एक बार, है ना, मेटरनिक डिस्क्राइब्ड मजीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। एक बार ऑस्ट्रियन चांसलर ने कहा था कि ये जो मजीनी है, जोसेफी मजीनी है, ये सबसे भयंकर दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का। सोशल ऑर्डर कौन सा? क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट, ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका सबसे भयंकर दुश्मन कौन है? मजीनी है। किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। ये भी बड़ा तगड़ा आदमी था सर, इसके बारे में भी कभी विचार करेंगे, बातें करेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद में जो थर्ड टॉपिक है वो हम करेंगे अगली क्लास से। थैंक यू वेरी मच।